Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT for social science. So we have started chapter number 8, Unity in Diversity or Many in the One from theme C. We have already done part 1 of this chapter. So let's finish this chapter in part 2. So here we go. But before that, if you haven't watched all the previous videos, please go through the links given in the description box. So let us just start festival galore. Galore means कोई भी चीज कितनी वैरायटी में है, बहुत ज्यादा होना किसी चीज का. So बहुत सारे different festivals हमारे यहाँ मनाए जाते हैं. Let us just read. There is an immense variety of festivals in India. You may have noticed that a few common ones are celebrated across India almost at the same time, though they have different names. We will take just one example, Makar Sankranti, which marks the beginning of the harvest season in many parts of India on or around January 14. The map shows the different names of similar festivals across India about the same date. So इंडिया में बहुत सारी फेस्टिवल्स की वैरायटी हैं. आपने देखा होगा कुछ फेस्टिवल्स तो ऐसे हैं पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं, सिर्फ उनके नाम अलग अलग होते हैं, एक ही समय पर मनाए जाते हैं, नाम डिफरेंट होते हैं. लेकिन कैसे, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है मकर संक्रांति का, जो 14 जनवरी 14 जनवरी या उसके आसपास मनाया जाता है पूरे इंडिया में, लेकिन उसका जो नाम है वो हर जगह अलग होता है. जैसे यहाँ मैप में दिया हुआ है, देखिए, कहीं इसे शिशुर संक्रांत बोलते हैं, कहीं माघी लोहड़ी बोलते हैं पंजाब रीजन के अराउंड, फिर खिचड़ी बोलते हैं उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, मकर संक्रांति बोलते हैं या मकर संक्रांत बोलते हैं मध्य प्रदेश रीजन में, फिर उत्तरायण बोलते हैं गुजरात के आसपास, पोंगल है साउथ में, फिर मकर विलक्कू है, मकर संक्रामा है, और वेस्ट बंगाल रीजन के आसपास है पौष संक्रांति, माघ बिहू आसाम में है ना. सो ये जो मकर संक्रांति फेस्टिवल है ये तब मनाया जाता है जैसे मान लो खेतों में फसल लगी हुई है, अब वो तैयार हो गई, उसको काटना है, हार्वेस्ट करना है. हार्वेस्टिंग सीजन की जब शुरुआत होती है उससे पहले इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. हर जगह पर सेम ही फेस्टिवल है, बस डिफरेंट रीजन में अलग अलग नाम है. नाउ लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल एंड हाउ इज इट सेलिब्रेटेड इन योर रीजन. डू यू नो वेदर इट इज सेलिब्रेटेड इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, मे बी अंडर अ डिफरेंट नेम. आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है वो बताना है, कैसे मनाते हैं वो बताना है. क्या वही सेम फेस्टिवल अदर पार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब इंडिया के दूसरे पार्ट्स में अलग नाम से मनाया जाता है, तो वो आप बताएंगे. जैसे यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली. इन माय रीजन वी सेलिब्रेट इट बाय लाइटनिंग diyas and sharing sweet. It is also known as Deepavali in some part of India and is celebrated with similar customs. सेम रीति रिवाज के साथ दीपावली नाम से भी इसको दिवाली को मनाते हैं इंडिया के अदर पार्ट्स में. फिर ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर many major festivals take place in India. Make a list of few main ones and their various names in different part of country. So कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो अक्टूबर नवंबर के आसपास मनाए जाते हैं, बहुत सारे मनाए जाते हैं वैसे तो कुछ एग्जांपल्स आपको देने हैं कि सेम फेस्टिवल अलग अलग रीजन में किस नाम से मनाया जाता है. तो जैसे मैंने यहाँ दो एग्जांपल दे दिए, दिवाली को दीपावली भी साउथ इंडिया साइड में, फिर दुर्गा पूजा को दशहरा के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं ना. सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको अगर और कोई एग्जाम्पल पता है तो वो आप लिख सकते हैं. फिर है एन एपिक स्प्रेड. एपिक मतलब क्या होता है, लॉन्ग पोएम, कोई ऐसा लिटरेचर जिसमें पोएट्री फॉर्म में लॉन्ग कोई कहानी लिखी गई है, सो उसे हम कहते हैं एपिक. चलिए पढ़ते हैं. लिटरेचर ऑफर्स अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडियन लिटरेचर्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्स एंड अमंग द मोस्ट अबंडेंट इन द वर्ल्ड. लिटरेचर जो है उसमें भी हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. इंडिया की जो डाइवर्सिटी है लिटरेचर में वो बहुत ज्यादा है. सो ओवर सेंचुरीज डिस्पाइट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, टेक्निक्स एटसेट्रा, they have shared important themes and concerns. Who has not heard of Panchatantra, for example? So this collection of delightful stories with animals as the main character teaches us important life skills. पंचतंत्रा में क्या है, पंचतंत्रा में एनिमल से रिलेटेड, एनिमल्स इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं और ऐसी कहानियां टीच की गई हैं जिससे कि हमें स्किल्स या इंपॉर्टेंट लेसन जानने को मिलता है लाइफ के बारे में. द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज एटलीस्ट 2200 years old. जो ओरिजिनल पंचतंत्र है ना वो संस्कृत में है और लगभग 2200 साल पुराना है. इट्स स्टोरीज हैव बीन अडेप्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज. इसकी जो अब स्टोरीज हैं वो लगभग हर भाषा में ट्रांसलेट की जा चुकी हैं. In fact, they have traveled well beyond India, all the way to Southeast Asia, then Arab world and Europe, inspiring new collections of stories on the way. It is estimated that about 200 adaptation of the Panchtantra exist in more than 50 languages. So इससे आप जान सकते हैं कि ये सिर्फ
इंडिया में नहीं, फार बियॉन्ड इंडिया, लाइक यूरोपियन कंट्रीज में, अरेबियन कंट्रीज में, साउथ ईस्टर्न एशिया में। सो इन सब जगहों पर इसकी अब कहानियां फैल चुकी हैं, लोग जानते हैं इसके बारे में। सो इसमें इतनी वेरिएशंस है कि लगभग 50 लैंग्वेजेस में अब ये पब्लिश हो चुके हैं या लोग जानते हैं। दिस illustrates how one collection of stories has become many। तो यहाँ पर हम वन एंड मैनी पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी जान रहे हैं, तो ये दिखाता है हमें कि कैसे एक कलेक्शन है स्टोरी का, पंचतंत्र, और ये बहुत सारी भाषाओं में चला गया है। मतलब अब ये क्या बन गया है, डाइवर्स बन चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग केस हाउएवर इज दैट ऑफ इंडियाज टू एपिक्स, द रामायणा एंड महाभारता। सो ये तो पंचतंत्र के बारे में है। इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वो इंडिया के दो एपिक्स हैं। एपिक क्या होते हैं, अ लॉन्ग पोएम जनरली narrating the adventures of heroes and other great figures of the past। पास्ट में जो इंपॉर्टेंट कोई फिगर्स रह चुके हैं, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रह चुकी है, कोई हीरोज रह चुके हैं, तो उनकी जो व्याख्या है, उनकी जो कहानी है, वो पोएट्री फॉर्म में बताई जाती है, तो उसे हम एपिक बोलते हैं। और ये बहुत लंबी लंबी स्टोरीज होती हैं या पोएम्स होती हैं। सो पढ़ते हैं ऐसे ही दो एपिक्स के बारे में जो इंडिया की है। कौन कौन सी, रामायणा एंड महाभारता। Okay, so for more than 2 millenniums, these two epics have been translated or adapted into regional literatures in India and beyond। So अभी तक इन दो epics का ना जाने कितनी regional, जो एक किसी क्षेत्र की भाषा है, उसमें इनका translation हो चुका है। A few years ago, a scholar conducted a survey in Tamil Nadu alone and counted about 100 versions of Mahabharata that have come down to us in folklore forms। So एक सर्वे हुआ था, तमिलनाडु में किया था स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने। उसमें उन्हें पता चला कि सिर्फ तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पर भी 100 तरीकों से महाभारत की कहानियों को सुनाया जा रहा है ना। फोकलोर, फोकलोर क्या होता है, जो वहां के लोग हैं वो किस तरीके से उसको सुनाते हैं कहानियों को, उसको कहा जाता है पर्टिकुलर रीजन के, है ना। सो इमेजिन व्हाट द नंबर माइट बी फॉर द होल ऑफ इंडिया। अगर सिर्फ तमिलनाडु का ये केस है तो पूरे इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो फिर क्या हाल होगा। In fact, many communities have their own version of रामायणा एंड महाभारता। जो बहुत सारी कम्युनिटीज है ना, उनके अपने अपने वर्जन है, अपने अपने तरीके से वो रामायण और महाभारत की कहानियों को सुनाते हैं। They have also preserved legends connecting their own history with these epics। This is especially true of tribal communities in many parts of India, such as Bhils, the Gonds and the Mundas and many more। So जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन्होंने भी अपने वे में ही इन एपिक्स को सुनाया है या कहा है। Most tribes of India's northeastern and Himalayan region, including Kashmir, have their own version of one or the other of two epics or both। These tribal adaptations are transmitted orally along with legends on how the heroes of Ramayana and Mahabharata, generally any or all of the five Pandavas, their wife Draupadi, but also sometimes their cousin and adversary Duryodhana, visited the tribe's respective region। So ये जो कहानियां है ना एपिक्स की, महाभारत और रामायण की, ये ओरली ट्रांसमिट हुई हैं। ओरली मतलब कि कहकर, बोलकर सुनाई गई कहानियां हैं, कहीं लिखित नहीं है। एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को कहानी के फॉर्म में सुनाती है और वो पास ऑन होती चली गई। और उसके साथ साथ ही कहानियां भी प्रसिद्ध हैं बहुत सारी, कि कैसे ये जो पांच पांडव हैं, या द्रौपदी के बारे में, या दुर्योधन के बारे में भी, या जो भी इन कहानी के हीरोज हैं, वो उस रीजन से, वो जो ट्राइबल कम्युनिटी सेलिब्रेट कर रही है, उस रीजन से कभी होकर गुजरी है या वहां पर ये लोग रुके थे। सो इस तरीके की कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। जैसे आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं, पंच पांडवर। ये एक स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर कार्व किया गया है। कहाँ पर है ये, नीलगिरीज के फॉरेस्ट में है, तमिलनाडु रीजन में, है ना। और ये क्या दिखाता है कि पांच पांडव ब्रदर्स की यहाँ पे इमेज कार्व की गई है। और श्राइन कंटेनिंग दिस स्टोन इज मेंटेन बाय इरूला ट्राइबल्स। जिस जगह पर ये पत्थर रखा गया है, उस जगह को, उस श्राइन को, जो पूजनीय स्थान है, वहां पर कौन मैनेज करता है चीजों को, इरूला ट्राइब्स। कि वो ये सेलिब्रेट करते हैं कि इस जगह पर कभी पांचों पांडव आए थे, इस जगह से कभी वो लोग होकर गुजरे थे। चलिए अब आगे रीड करते हैं। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट के.एस. सिंह डायरेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट वी रेफर टू अर्लियर। इन द केस ऑफ महाभारत ही ऑब्जर्व देयर इज हार्डली अ प्लेस इन द कंट्री विच द एपिक हीरोज सच एज पांड्यास डिड नॉट विजिट अकॉर्डिंग टू folklore। So, anthropologist K.S. Singh
जिन्होंने पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट कैरिड आउट किया था। सबसे पहले पार्ट में पहले पेज पे हमने पढ़ा था इस प्रोजेक्ट के बारे में। उनको ये पता लगा उस सर्वे में या उस प्रोजेक्ट में कि महाभारत की जो कहानियां हैं, जो भी फोकलोर है, वहां के लोग सुनाते हैं। किसी भी जगह आप इंडिया में चले जाइए, उनका ऐसा मानना है कि पांडव कभी ना कभी तो यहाँ से होकर गुजरे हैं, उनकी जगह से होकर गुजरे हैं। और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं है, पूरे इंडिया में आपको ये सुनने को मिलेगा। एंड द सेम मे बी सेड फॉर रामायणा। रामायणा के लिए भी, कि जो रामायणा के पात्र हैं तो वो भी ऐसे कभी रहकर गए हैं। सो ओवर द सेंचुरीज, perhaps more than any other text, these two epics created a dense web of cultural interaction across India and many parts of Asia. Another example of unity in diversity. इन दोनों एपिक्स ने कल्चरल जो इंटरेक्शन है, पूरी इंडिया के लोगों को एक साथ जोड़कर रखा है कल्चरली, कि हम अलग अलग होते हुए भी, अलग भाषाएं बोलते हुए भी, अलग कस्टम ट्रेडिशन फॉलो करते हुए भी, क्या है, सब एक ही रूट से जुड़े हुए हैं, एक ही जड़ से जुड़े हुए हैं। तो ये एक और एग्जाम्पल है किस चीज का? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम सब अलग अलग तरीके से सेम चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। सो टू फर्दर इलस्ट्रेट द थीम ऑफ दिस चैप्टर, we could have continued our journey and turned to more facets of Indian culture. For instance, in India's classical arts, including classical architecture, both diversity and unity are easily noticeable. You will study these fields through art areas. So, जो इस चैप्टर का थीम है कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो पढ़ रहे हैं, इसको हम और ज्यादा तरीके से जान सकते हैं। अभी तक हमने देखा फूड कैसे अलग अलग है जगह जगह का, फिर कपड़े कैसे अलग अलग तरीके से लोग एक ही चीज को, साड़ी का हमने एग्जाम्पल देखा था, है ना, कि साड़ी को कितने अलग अलग वे में हर जगह इंडिया में लोग वेयर कर रहे हैं। फिर हमने एपिक्स के बारे में देखा, अभी हमने त्योहार के बारे में देखा, फेस्टिवल्स के बारे में। और हम कैसे जान सकते हैं? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो क्लासिकल आर्ट्स है, जैसे क्लासिकल डांस है, आर्किटेक्चर है, ये भी क्या है, बहुत डाइवर्स है। म्यूजिक्स में वेराइटीज हैं, डांस में वेराइटीज हैं। ये सब क्या दिखाता है कि हमारी कंट्री में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। नाउ these two long Sanskrit poems, which together might fill some 7,000 pages in their original version, narrate the stories of heroes who fight to re-establish dharma. So यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है महाभारत और रामायण से रिलेटेड ही, जो अभी हमने पढ़ा। ये लगभग 7,000 पेजेस में लिखा गया इनका जो ओरिजिनल वर्जन है। दोनों कहानियों में हम देखेंगे तो हीरोज ने फाइट किया, किस चीज के लिए? ताकि धर्म को री-एस्टैब्लिश किया जा सके। धर्म यानी गुड कंडक्ट, है ना, कि लोग सही से रहे, सही आचरण फॉलो करें, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। इन द महाभारत, महाभारत में क्या हुआ? द पांडवास विद कृष्ण हेल्प फाइट देयर ओन कजिन्स द कौरवास टू रिकवर देयर किंगडम। सो महाभारत में खुद पांडवों ने अपने कजिन के अगेंस्ट फाइट किया कृष्ण की मदद से, किस लिए? ताकि वो अपने किंगडम को वापस से पा सके। ऐसे ही रामायण में रामा विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर लक्ष्मणा एंड ऑफ हनुमाना डिफीट द डेमन रावण। सो राम ने रामायण में लक्ष्मण जी की मदद से या फिर हनुमान जी की मदद से जो राक्षस था रावण, उसके ऊपर विजय प्राप्त की, है ना। हु हैड किडनैप्ड हिज वाइफ सीता, जिसने सीता जी का अपहरण कर लिया था, जो राम की पत्नी थी। These stories contain many shorter ones that focus on values and constantly ask questions about what is right and what is wrong. So इन कहानियों में बहुत सारे ऐसे चरित्र मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो हमें वैल्यूज सिखाते हैं, जो हमें सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ एक पेंटिंग दी गई है जो दिखा रहा है कि एक मेजर एपिसोड है रामायण का। इस सीन में क्या हो रहा है कि रावण जो है सीता जी का हरण करके ले जा रहे हैं ना। सो ये कहाँ की पेंटिंग है? 18th सेंचुरी की है, हिमाचल प्रदेश की। सो इन द एंड वी शुड रिमेंबर दैट इंडियन कल्चर सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी एज एन enrichment but never loses sight of the underlying unity which nourishes that diversity. So अंत में इस चैप्टर के हमें यही कहा गया है कि इंडिया में डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। हम इसको मानते हैं कि हमारे कल्चर को एनरिच कर रहा है और ज्यादा बढ़ा रहा है, और हम सब इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं। सो इन द क्लास डिस्कशन ट्राई टू आइडेंटिफाई द एपिसोड डिपिक्टेड इन द पेंटिंग शोन इन फिगर 8.6 above and important details associated with it. So ये पेंटिंग की बात हो रही है, आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया ये आपको बताना है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैसे लिखेंगे इसका आंसर? पेंटिंग डिपिक्ट्स रावणा एबडक्टिंग सीता फ्रॉम द रामायण। ये जो पेंटिंग है रामायण से एक सीन लिया गया है जिसमें रावण जो है सीता का अपहरण कर रहा है। रावण विद मल्टीपल हेड्स इज इन द चैरियट, और यहाँ पर रथ में रावण अपने 10 सिर के साथ है। सीता इज शोन बीइंग टेकन अवे फोर्सफुली, और दिखाया गया कि सीता जी को फोर्सफुली वो ले जा रहा है। द लार्ज बर्ड रिप्रेजेंट जटायु हु ट्राइज टू सेव सीता, और एक बड़ा से यहाँ पे बर्ड दिख रहा है जो आपको, ये जटायु है जो सीता जी की मदद करने की कोशिश कर रहा है। द सीन अकर्स इन द पंचवटी फॉरेस्ट ड्यूरिंग रामास एक्साइल, जब राम जी वनवास
में थे, तो उस समय का पंचवटी का ये एक फॉरेस्ट का सीन है। दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ रामा's quest to rescue सीता। इस सीन के बाद से ही राम जी ने सीता को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। हमने चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लिया है। प्लीज इसके दोनों पार्ट्स देखिए। अब हम बुक में जो समरी दी गई है वो रीड कर लेते हैं। India offers immense diversity in its landscape, people, language, dresses, foods, festivals and custom। हमने इंडिया में देखा कितनी तरीके की डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में, ड्रेसेस में, फूड में, फेस्टिवल्स में, कस्टम्स में। डाइवर्सिटी इज इजी टू परसीव इन मेनी फील्ड्स बट देयर इज आल्सो एन अंडरलाइंग यूनिटी। अलग अलग डाइवर्सिटी होने के बाद भी कि उसको ध्यान से समझे तो एक यूनिटी भी है कि साथ में मिलजुल कर रहते हैं। इंडियाज यूनिटी सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी बिकॉज डाइवर्सिटी डज नॉट डिवाइड, इट एनरिचेस। हम इंडिया में डाइवर्सिटी को ऐसे नहीं मानते कि हमें बांटती है अलग अलग भागों में, नहीं, ये हम सबको जोड़ कर रखती है। सो हम इसे यूनिटी के कॉन्सेप्ट में समझते हैं। तो ये बुक की समरी हो गई। अब जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स, वो सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट अस जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन। कंडक्ट अ क्लास डिस्कशन ऑन द टू कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के स्टार्ट रविन्द्रनाथ टैगोर एंड औरोबिंदो जी के दो कोट्स दिए हुए हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। सो रविन्द्रनाथ जी का जो कोट था उसमें कहा गया है, इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ मेंटेनिंग यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी, सेलिब्रेटिंग द हार्मनी बिटवीन द वन यूनिटी एंड मैनी। सो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए जो डाइवर्सिटी है हमारी, उस डाइवर्सिटी के बाद भी हम कैसे यूनाइटेड है, इस चीज को हमें खुशी खुशी सेलिब्रेट करना चाहिए और पीसफुली एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। सो इट एक्सप्रेसेस अ डिजायर टू चेरिश द यूनिटी दैट बाइंड्स अस इवन व्हाइल अप्रिशिएटिंग द डिफरेंसेस अराउंड अस। सो ये कोट हमें ये बताता है कि कैसे हम यूनाइटेड हैं, कैसे एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और इस चीज को भी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हम बहुत डाइवर्स हैं, हमारी डाइवर्सिटी कल्चर में, ट्रेडिशन में, सब में अलग है, फिर भी हम यूनाइटेड हैं। और अरबिंदो जी का जो कोट था, इट एम्फेसाइजेस दैट इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया जो एक मजबूत राष्ट्र है या शक्तिशाली राष्ट्र है, वो इसी बेसिस पे है क्योंकि हम इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी क्या है, यूनाइटेड है। ही सजेस्ट दैट इंडियाज नेचुरल आइडेंटिटी, स्वभाव एंड ड्यूटी, स्वधर्म, आर रूटेड इन ब्रिंगिंग टुगेदर द डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन इनटू अ यूनाइटेड होल। सो इंडिया की जो डाइवर्स कल्चर है, लैंग्वेज है और रिलीजन है, इसको हम अलग अलग ना मानते हुए, डाइवर्स होते हुए भी कैसे हम यूनाइटेड इसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, यही इंडिया की नेचुरल आइडेंटिटी है, मतलब स्वभाव है, और यही धर्म है, स्वधर्म है, मतलब ड्यूटी है। तभी हम एक राष्ट्र के रूप में इतने अलग अलग होते हुए भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। Okay, next question is, read the national anthem and its translation in the preliminary pages of this textbook. Where do you see the diversity and where the unity? Write 2 or 3 paragraphs on this. So ये आंसर बड़ा होगा। आपको नेशनल एंथम आपके बुक के स्टार्टिंग में दिया होता है, वो आपको रीड करना है और इसके बारे में आपको बताना है कि डाइवर्सिटी उसमें आपको कहाँ दिखती है। So national anthem highlights India's geographical and cultural diversity by mentioning different regions and rivers such as Punjab, Bengal, Yamuna River। जब हम बोलते हैं कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, सो पंजाब, सिंध रीजन, गुजरात रीजन, मराठा रीजन, ये महाराष्ट्र जो रीजन है, द्रविड़ यानी साउथ इंडिया का जो रीजन है, बंग यानी बंगाल रीजन है। तो सारे ज्योग्राफिकल एरियाज की बात की गई है। उसके बाद अलग अलग नदियों के बारे में कहा गया है उसमें, है ना, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलधि, तरंगा। जलधि यहाँ पे समुद्र जो इंडिया को नीचे तीनों तरफ से घेरे हुए हैं, उनकी बात की गई है। सो इंडिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को जनगण मन दिखाता है, या हमारे नेशनल एंथम बताता है। इट टॉक्स अबाउट पंजाब, गुजरात, द्रविड़ एंड मोर सिंबलाइजिंग द वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, लैंडस्केप एंड पीपल अक्रॉस द नेशन। दिस रिप्रेजेंट द वास्ट वैरायटी ऑफ पीपल, लैंडस्केप्स एंड ट्रेडिशन यूनिफाइड अंडर वन नेशन। नाउ सेलेक्ट अ फ्यू स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र एंड डिस्कस हाउ देयर मैसेज इज स्टिल वैलिड टुडे। डू यू नो ऑफ एनी सिमिलर स्टोरीज फ्रॉम योर रीजन? सो पंचतंत्र की जो स्टोरी है उससे हमें कैसे मोरल वैल्यूज मिलते हैं, कैसे मैसेजेस मिलते हैं, वो बताना है। सो पंचतंत्र स्टोरीज ऑफन कन्वे लेसन्स अबाउट विजडम, कोऑपरेशन एंड मोरल्स दैट आर स्टिल रेलिवेंट टुडे। आज के समय में भी रेलिवेंट है इनकी स्टोरी से जो हमें जानने को मिलता है। स्टोरीज लाइक मंकी एंड क्रोकोडाइल टीच द वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सफुलनेस। एक कहानी है पंचतंत्र की, बंदर की और मगरमच्छ की। वो हमें वैल्यू सिखाते हैं कि कैसे इंटेलिजेंस, अगर आप अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप फंस सकते हैं बुरी तरीके से, है ना। तो ये सब चीजें हमें जानने को मिलती हैं। सो ये मंकी और क्रोकोडाइल की स्टोरी क्या है, यहाँ मैं आपको बता दूं। एक
बंदर होता है वो जामुन के पेड़ पे रहता है ना, कोई भी फल का पेड़ आप ले लीजिए, उसके पास एक मगरमच्छ आता है नदी में नीचे, है ना। सो वो क्या करता है, मगरमच्छ से दोस्ती कर लेता है बंदर, और रोज फल तोड़ तोड़ कर और उसको खिलाता जाता है। सो फल उसको बहुत मीठे लगते हैं मगरमच्छ को। एक दिन वो फल लेकर अपनी वाइफ के पास जाता है और अपनी वाइफ को कहता है कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, खाओ। तो उसकी वाइफ खाती है तो कहती है ये तो बहुत मीठे हैं, अगर ये फल इतने मीठे हैं, जो बंदर इसको खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा, उसका हार्ट जो है वो कितना मीठा होगा, तो मैं उस बंदर को खाना चाहती हूँ। अब मगरमच्छ कहता है नहीं, वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वाइफ के कहने पर वो मान जाता है और बंदर को लेने जाता है। अब जब बंदर को बहाने से ले तो आता है कि घर चलो, है ना, लेकिन रास्ते में उससे रहा नहीं जाता और वो बंदर को अपनी कहानी बता देता है कि मेरी वाइफ ने कहा है तुम्हें लेकर आने को, वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। तो बंदर कहता है बस इतनी सी बात, मैं तो ये कर दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मैं अपना दिल तो पेड़ पर रखा आया हूँ। फिर वो कहता है मुझे ले चलो, पेड़ से दिल लेकर मैं वापस आ जाऊंगा। सो जैसे ही मगरमच्छ उसको पेड़ के पास लेकर जाता है बंदर को, सो बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी जान बचाता है। सो ये कहानी हमें क्या टीच करती है कि क्विक थिंकिंग और इंटेलिजेंस कितना जरूरी है डिफिकल्ट सिचुएशन में। ये भी तो हो सकता था बंदर घबरा जाता, है ना, और उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता, लेकिन उसने इंटेलिजेंटली सोचा कि अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरा दिल पेड़ पर रखा है तो मैं बच सकता हूँ। सो इस तरीके की सीख हमें पंचतंत्र की कहानियों से जानने को मिलती है। नेक्स्ट है कलेक्ट अ फ्यू फोक टेल्स फ्रॉम योर रीजन एंड डिस्कस देयर मैसेज। तो जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई, ऐसे ही आपके रीजन में कौन सी कहानी फेमस है वो आप पता करेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे एक दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। फिर है इज देयर एनी एंशिएंट स्टोरी दैट यू हैव सीन बीइंग डिपिक्टेड थ्रू अ फॉर्म ऑफ आर्ट? इट कुड बी अ स्कल्पचर, अ पेंटिंग, अ डांस परफॉर्मेंस, अ मूवी। डिस्कस विद योर क्लासमेट। क्या आपने कोई जो प्राचीन स्टोरी है, कहानी है, उसको देखा है किसी भी आर्ट फॉर्म में दिखाते हुए, जैसे स्कल्पचर हो सकता है मूर्ति के रूप में या पेंटिंग के रूप में। सो अभी हमने एक पेंटिंग देखी थी चैप्टर में, उस तरीके से भी हो सकता है। सो मैनी एंशिएंट स्टोरीज आर रिप्रेजेंटेड इन वेरियस आर्ट फॉर्म। ऐसे बहुत से स्टोरीज हैं जिनको रिप्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल स्टोरी ऑफ रामा एंड सीता फ्रॉम रामायण इज ऑफन डिपिक्टेड इन ट्रेडिशनल पेंटिंग और डांस परफॉर्मेंस। इनको डांस परफॉर्मेंस के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू दिखाया जाता है। ऐसे ही महाभारत की भी जो स्टोरीज है हैज आल्सो बीन अडेप्टेड इन मेनी पॉपुलर फिल्म्स एंड टेलीविजन सीरीज, ब्रिंगिंग दीज एंशिएंट एपिक्स इनटू मॉडर्न मीडिया। सो आजकल की जो सीरीज बनती हैं, टीवी सीरीज वगैरह, उसमें भी महाभारत और रामायण की कहानी को डिपिक्ट किया गया है। सो वो भी तो एक मीडियम ही है, आर्ट फॉर्म ही है ना। सो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नाउ डिस्कस इन क्लास द फॉलोइंग कोटेशन बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू व्हेन ही ट्रैवल्ड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। जो नीचे ये पैराग्राफ दिया गया है, ये हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा ये कोटेशन कही गई है। तो इस कोट में उन्होंने भारत को विजिट किया है इंडिपेंडेंस से पहले, उसके बारे में क्या बताया है, चलिए रीड करते हैं। एवरीवेयर आई फाउंड अ कल्चरल बैकग्राउंड which had exerted a powerful influence on their lives. The old epics of India, the Ramayana and Mahabharata, and other books in popular translation and paraphrases were widely known among the masses, and every incident and story and morals in them was engraved on popular mind and gave a richness and the content to it. Illiterate villagers would know hundreds of words by heart, and their conversation would be full of reference to them or to some story with a moral enshrined in some old classic. So इस quotation में वो क्या कहना चाह रहे हैं? So he observed that India's old epics like the Ramayana and Mahabharata influenced daily life. जो रोजमर्रा की लाइफ है लोगों की, उसमें भी रामायण और महाभारत के इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। These stories were passed down orally even among those who couldn't read, creating a shared cultural knowledge. जो लोग पढ़ नहीं सकते, उन लोगों ने भी इन कहानियों को बाय हार्ट कर लिया है, याद कर लिया है, और इसको ओरली ट्रांसमिट कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। तो ये क्या ट्रांसफर हो रहा है? कल्चर ही तो हमारा ट्रांसमिट हो रहा है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। दिस गेव रिचनेस एंड मोरल डेप्थ टू कन्वर्सेशन एंड हेल्प बिल्ड यूनिटी अक्रॉस इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन। सो ये क्या क्रिएट करती है? यूनिटी क्रिएट करती है, इतने डाइवर्सिटी के बावजूद भी जो हम इंडिया में देख सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 8। हमने चैप्टर 8 पूरा कंप्लीट कर लिया है, बुक की एक्सरसाइज और समरी भी देख ली। कुछ एक्स्ट्रा नोट्स और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कर लेंगे, एक छोटा सा पार्ट में और क्रिएट कर दूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। आई नो कुछ बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, कुछ के चल रहे हैं, कुछ के आने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स। So all the best from my side. Keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.